Hello students, myself Rakesh Misra. Here the sample paper part third video lecture. In previous part first and part second video lecture, you have learned the sample paper first and second from different sample paper. That was actually the first question paper was sample paper from the Kendriya Vidyalaya Sangathan. Second one was the annual examination, and third one was the sample paper from the different source. So here I have the different source of sample paper. One by one I will revise the different kinds of question. My target is to achieve the 100 more than 100 question paper and their revision before your examination. So without delay timing, let back over the question and revise them thoroughly. This is the third sample paper. Almost I have left some question from previous video lecture. That is, in part second sample paper I have left the last 2 or 3 question. That was actually the 5 marks question, and the brief description of that question will be uploaded. But about that, let us talk about what I have left. Listen, I have left the question paper regarding this. Listen, हमने क्या इसमें लेफ्ट किया हुआ है. देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये मैंने कर दिया है. ठीक है, अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था, आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ 4 किंगडम ऑफ फंगी. ये भी मैंने लास्ट में करवा दिया था. मियोसिस फर्स्ट के डिफरेंट स्टेजेस को डिफाइन करना था, ये भी मैंने कर दिया था. माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस, इसका अगर आप कहेंगे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे. हालांकि कुछ स्टूडेंट को मैंने किया भी है, लास्ट वीडियो लेक्चर में इसका अवेलेबल है. कार्डियाक साइकिल और ट्रांसपोर्ट इन गैस इन मैन, इसको मैंने कहा था अपने लेवल पे आप इसको कर लीजिएगा. इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो फ्रिक्वेंटली आप पूछेंगे, फिर से इसमें वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूँ. ठीक है, यही लास्ट के क्वेश्चन छूटे हुए थे. ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 में कार्डियाक साइकिल इस सिलेबस में इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोर्ट इन गैस इन मैन, ट्रांसपोर्ट द गैस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन मैन, ये भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है. चैप्टर 17. ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं. तो इसको आप लोग अपने लेवल पे कर लीजिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताते हैं. ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नेक्स्ट सैम्पल पेपर को मैंने अटेम्प्ट कर लिया, सैम्पल पेपर पार्ट थर्ड. ठीक है, चलो आते हैं. ये हमारा थर्ड सैम्पल पेपर है. इंस्ट्रक्शन नंबर तो सबको पता होता है, मैंने कई बार बताया हुआ है, इसको आपको देखना भी पड़ेगा. ये 3 आवर्स कॉमन होता है, मैक्सिमम मार्क्स 70 ही होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन है इसको खूब अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है पेपर के लिए. ये जो है इंस्ट्रक्शन है, आपको क्वेश्चन कितने नंबर के, मार्किंग स्कीम का स्टेटमेंट है, तो ये आपको कर लेना है. ठीक है, सेक्शन ए में आते हैं. आपके सेक्शन ए में 1 मार्क्स से क्वेश्चन मिलेंगे. पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ मेल कॉकरोच स्ट्रक्चरली डिमोक्रेटेड फ्रॉम अ फीमेल. तो ये सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर 7 का मैटर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, सिलेबस में नहीं है. ठीक है, नेम द टाइप ऑफ रूट फाउंड इन मॉन्स्टेरा एंड मस्टर्ड प्लांट्स. मॉन्स्टेरा में फाइबरस रूट और मस्टर्ड में टैप रूट, ये सिलेबस में नहीं है. चैप्टर 5 में मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये सिलेबस में इस साल नहीं पढ़ने हैं. ठीक है, हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज इन साइड द सेल. पूछ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे सेल में अराइज होता है. बहुत ईजी है. देखो, हमने आपको बताया था कि जब आप न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से आपको तमाम स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तमाम स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं. दैट इज़ नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. एक जिस पे आपके राइबोसोम्स एसोसिएट होते हैं, और दूसरा विदाउट राइबोसोम वाला. ठीक है, तो राइबोसोम जिसमें एसोसिएट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है. और विदाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले को बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना है, समझना है, और इसमें सुधार भी कर लेने. बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है. तो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज इनसाइड द सेल. तो लिखेंगे कॉपी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सेल. फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सेल, ये न्यूक्लियस है, इसी से बाहर ये निकले होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ सेल से ये निकले होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको फोकस करने हैं. ऐसे कॉमन साइड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिस पे आपको फोकस करने हैं, इस पर इम्प्रूव करने हैं. ठीक है, ये आपके कॉमन से लैंग्वेज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा.
ये भी सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 6 का मैटर पूरा एनाटॉमी ही आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज कराने से अब कोई फ़ायदा है नहीं फिलहाल। स्क्लेरेनकाइमा आप जो जानते हैं डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, और इसमें कंडक्शन की कैपेसिटी भी लॉस होती है, और एक्चुअल में ये जो है इसमें प्रोटोप्लास्ट वगैरह, इसमें प्रोटोप्लास्ट वगैरह ये होते नहीं हैं, ठीक है। एकदम एम्प्टी कैविटी होती है, जिसको लूमेन बोलते हैं। ये सब सिलेबस में नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां, व्हाट विल बी द गैमेटिक क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ सेल इफ़ दैट ऑर्गेनिजम्स हैज सोमैटिक सेल्स विथ 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कह रहा है किसी ऑर्गेनिजम्स के सोमैटिक सेल में अगर 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, किसमें, सोमैटिक सेल में, तो उसके गैमेटिक सेल में कुल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। पहले तो ये जानना है कि हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है सोमैटिक और दूसरा होता है गैमेटिक। सोमैटिक सेल क्या करता है, ये बॉडी के पार्ट्स को बनाता है, ठीक है, हाथ पैर आँख नाक मुंह। और गैमेटिक सेल ये गैमीट्स बनाता है। क्या बनाता है, गैमीट्स, स्पर्म और ओवा। स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, मेन बॉडी के कंपेयर में आधे होते हैं। ओवा में भी वही हाल होता है, मेन बॉडी का आधा होता है। यानी अगर सोमैटिक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है, तो हमेशा याद रखो कि गैमेटिक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होगा। यानी कि 50% ऑफ सोमैटिक इज इक्वल टू गैमेटिक। ये फार्मूला नोट कर लो, 50% क्रोमोसोम्स ऑफ सोमैटिक इज इक्वल टू द 100% ऑफ गैमेटिक। यानी कि अगर सोमैटिक सेल में 2n है, 2n इज इक्वल टू सोमैटिक, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैमेटिक। इस पे आपको फोकस करने हैं। अब आते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में है, सोमैटिक में। 40 किस में है, सोमैटिक में। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट्स यानी गैमेटिक सेल में ये कितना होगा। तो इसको देखो, 2n इज इक्वल टू 40, देन n इज इक्वल टू 40/2 इज इक्वल टू 20। यानी कि गैमेटिक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 20, ठीक है। राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 20। गैमेटिक सेल में इसके आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यही आपको 100 कर सकता है, 80 कर सकता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। गैमेटिक सेल में 10 दे दे, गैमेटिक सेल में 10, सोमैटिक सेल में सीधे डबल लिख दो 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहा है एक्सप्लेन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, देखो ध्यान से। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन which based on evolutionary relationship, which based on evolutionary relationship called phylogenetic system of classification, which based on evolutionary relationship, it means इवोल्यूशन के बेस पे पहले कौन सा फाइलम आया होगा, पहले कौन सा किंगडम आया होगा, ठीक है। उस बेस पे अगर हम किसी को अरेंज करते हैं तो आपको पता चलता है कि सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप आया, फिर मल्टी सेलुलर ग्रुप आया, मल्टी सेलुलर में पहले प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स आए। तो उसी के बेस पे ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अभी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे मैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समझा दे रहा हूँ। लिसन, देखो होता क्या, सबसे पहले आपको पता है कि किंगडम मोनेरंस के मेंबर्स अर्थ पे आए होंगे। मोनेरंस कौन है, इसमें मोस्टली प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद इनसे डेवलप हुआ तो फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया, जिसमें हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। कुछ ईस्ट भी यूकैरियोट्स होते हैं, यानी फंगस भी ईस्ट यूकैरियोट्स होते हैं। इसके बाद फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया धरती पे। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में कौन कौन आया, सबसे पहले आपको फंगी आए, ठीक है। फिर कौन आया, प्लांटी आया, फिर कौन आया, एनिमेलिया आया।
ठीक है। तो ये 5 ग्रुप जो है RH विटेकर ने दिया था 5 के नंबर क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसको जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन एंगलर एंड प्रांटल नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे, इसको नोट कर लो कॉपी में। एंगलर, ठीक है, एंड प्रांटल, टर्म ये वही ने दिया था, ठीक है। 1887 से 1991 के बीच, 1919 के बीच में, 1819, ठीक है, 1819 के बीच में ये थे। तो इनके बीच में ये पहले फाइलोजेनेटिक सिस्टम आया। तो इसी बेस पे हम अरेंज भी करते हैं। सबसे पहले मोनेरन्स आया तो सबसे पहले ग्रुप हम मोनेरन्स की स्टडी करते हैं, फिर मोनेरन्स के बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजी, फिर प्लांटी, फिर एनिमल, ये सीरीज है, ठीक है। तो इसी के बेस पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना था। नेम द मोस्ट कॉमन पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बोल रहा है कि आप कॉमन जो पाथवे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है रेस्पिरेशन का उसको बताना है। तो वो इस पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलिसिस, नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस। वेयर डज इट अकर्स इन सेल, ये कहाँ होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। व्हाट आर इट्स प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुविक एसिड। इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं? पायरुविक एसिड। तो नोट कर लो, अभी इससे 3 हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। पहला है क्वेश्चन नंबर 6 में, जो पहला क्वेश्चन है 6 नहीं 7 में, मोस्ट कॉमन पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होता है? तो ये होता है आपका ग्लाइकोलिसिस। वेयर इट अकर्स, इट इज अकर्स इन साइटोप्लाज्म। एंड व्हाट आर इट्स प्रोडक्ट, इट्स प्रोडक्ट्स आर पायरुविक एसिड, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गिव द एग्जाम्पल ऑफ एनी वन न्यूट्रल एंड वन बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। एक न्यूट्रल और एक बेसिक अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल नोट कर लो, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कौन सा अमीनो एसिड है? न्यूट्रल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ठीक है। और बेसिक अमीनो एसिड्स क्या है? लाइसीन। बेसिक अमीनो एसिड क्या है? लाइसीन। तो एग्जाम में आते हैं, ये बेसिक अमीनो एसिड है। एक बार सही ढंग से यहाँ से लिख दे रहा हूँ। न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या है? ग्लाइसीन। और बेसिक अमीनो एसिड क्या है? बेसिक अमीनो एसिड लाइसीन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेम एनी वन एसेंशियल, एग्जाम में आने वाला ये भी क्वेश्चन है। नेम एनी वन एसेंशियल अमीनो एसिड इन ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि एक कोई भी एसेंशियल अमीनो एसिड ह्यूमन बीइंग का, तो मैंने ट्रिक बताया था आपको, आप बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। वॉल हिट PM, ठीक है, वॉल हिट PM, ठीक है। और AAA, GG, CST प्रो, ये नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल अमीनो एसिड में वैलिन, ठीक है, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये सब क्या हो जाएगा? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इन अ प्रोटीन विच बॉन्ड लिंक्स टू अमीनो एसिड्स। कह रहा है कि एक प्रोटीन में कौन से 2 बॉन्ड जो है अमीनो एसिड, कौन सा बॉन्ड जो है 2 अमीनो एसिड को लिंक करता है। देखो इससे पहले भी ये हो चुका है, हालांकि बहुत शॉर्ट में बताया था। एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये दोनों प्रोटीन बनाते हैं। तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? पेप्टाइड बॉन्ड। ये याद रखना है सबको, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। सब एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 9 पे हम लोग आ गए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द स्पोरोजेनेटिक मियोसिस। कह रहा है
स्पोरोजेनेटिक मियोसिस ये होता क्या है? देखो स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है, स्पोर फॉर्मेशन में कभी कभी हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, हैप्लॉयड स्पोर्स, दैट इज नोन एज स्पोरोजेनेटिक मियोसिस. सो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स इज नोन एज स्पोरोजेनेटिक मियोसिस. ठीक है, हैप्लॉयड स्पोर्स बाद में किसी दूसरे हैप्लॉयड स्पोर्स से फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते थे. ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है. इट इज सिमिलर टू जाइगोटिक मियोसिस? नो. जाइगोटिक में मियोसिस में क्या होता है कि कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मियोसिस करता है, हैप्लॉयड प्लांट बनाता है. ठीक है, डिप्लॉयड मियोसिस, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स मियोसिस करता तो वो क्या बनाता है, हैप्लॉयड गैमीट्स बनाता है. ठीक है, और वो पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, तब जाके जाइगोट बनता है. तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. फिलहाल यहाँ पे स्पोर्स के लिए हम काम कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं स्पोरोजेनेटिक मियोसिस. सो मियोसिस फॉर्म ड्यू टू spores, haploid spores formed due to meiosis is known as sporogenetic meiosis. It is similar to the zygotic meiosis in which diploid cells involved. देखो meiosis जिस किसी भी सेल में होगा वो सेल ऑलरेडी डिप्लॉयड ही होगा, हैप्लॉयड हो ही नहीं सकता. ठीक है, इस वीडियो सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई दैट एनिलीड्स आर इवोल्यूशनरी प्रिकर्सर्स ऑफ मोलस्क. कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है कि एनिलीड्स आर इवोल्यूशनरी प्रिकर्सर्स ऑफ मोलस्क. लिसन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए कॉपी में. ठीक है, होता क्या एक्चुअल में, जो एनिलीड्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे उसका म्यूकस मेम्ब्रेन, आप जो है सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स, ये सब जो है बिल्कुल एकदम पैरेलल मोलस्क के चलते हैं. एनिलीड्स जैसे आप किसी अर्थवर्म की बॉडी देखिए या फिर स्नेल की बॉडी देखिए, स्नेल में एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट के शेल को निकाल दें तो बिल्कुल एनिलीड्स की बॉडी की तरह दिखता है. हालांकि एनिलीड्स में क्या होता है, मेटामेरिज्म होता है जो स्नेल में एब्सेंट होता है. ठीक है, सो लिखेंगे मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द एनिलीड्स एज वेल एज द मोलस्क आर सिमिलर, सो दैट द एनिलीड्स आर प्रिकर्सर्स ऑफ मोलस्का. तो इसमें लिखेंगे इसका कुछ और भी पार्ट है, जैसे द लिविंग फॉसिल्स ऑफ सम मोलस्क लाइक नियोपाइलिना, शो द मेटामेरिज्म, यानी कि केवल एक ही मोलस्क आपको मिलेगा, कुछ फॉसिल्स मिलेंगे जिसमें आपको मेटामेरिज्म मिलेगा, बाकी में मेटामेरिज्म नहीं मिलता है. ठीक है, लार्वा ऑफ मोलस्क इज सिमिलर टू द एडल्ट ऑफ एनिलीड्स. लार्वा ऑफ मोलस्क इज सिमिलर टू द एडल्ट एनिलीड्स. ठीक है, तो ये कुछ एविडेंसेज है जिसके थ्रू आप बोल सकते हो कि एनिलीड्स जो है मोलस्क के प्रिकर्सर्स है. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है. अब क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे. हालांकि 10 इसमें हम कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हम 10 को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अटेंड करेंगे. थैंक यू.